रामा रामा गजब होई गवारे, रामदेव ऊट पटांग बोल दो रे, एलोपैथी बदनाम कर दो रे, जिसको लेकर मचा बवाल रे, तो मैं लेकर आया देश का सवाल रे। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। रामदेव और देश के डॉक्टर्स अब आमने सामने खड़े हैं और दोनों के बीच का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब आईएमए ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और रामदेव की शिकायत की है। साथ ही साथ रामदेव पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग भी की है। इस बीच रामदेव की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के दरियागंज के बाद अब आईपी एक्सटेंशन थाने में रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। आईएमए ने रामदेव से बिना शर्त माफी मांगने की अपील की है और माफी न मांगने की स्थिति में उन पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। आईएमए का कहना है कि डॉक्टर्स को लेकर दिया गया रामदेव का बयान लोगों में भ्रम और गलतफहमी पैदा करने वाला है। किसी भी चिकित्सा पद्धति के बारे में गलत बोलना बिल्कुल इस समय तो भयावह हो सकता है, वो भी तब जबकि कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है। कितने लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं, कितने डॉक्टर्स ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपनी जान गंवा दी है। ऐसे में रामदेव जी का ये बयान कि हाँ कि कोई भी वैक्सीनेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, ये जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो लूट रहे हैं और उनसे कोई लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ये लोगों की पर इस बात का बहुत गलत असर पड़ सकता है। लोग वैक्सीनेशन से कतराने लग जाएंगे और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल पे उनका भरोसा हट जाएगा। तो ऐसे में पीएम मोदी जी का ये कर्तव्य बनता है कि इस पे हस्तक्षेप करें और रामदेव जी को इन बयानों से दूर रहने की ज़रूरत है। हाँ, बाबा जी ने बड़ी उल्टी सीधे बातें की हैं कि जब 1200 डॉक्टर मर गए और दूसरों को नहीं, जब खुद मर गए तो दूसरों को क्या बचाएंगे। ये स्टेटमेंट बहुत मूर्खतापूर्ण है। इसका बिल्कुल कतई ये मतलब नहीं है जो उन्होंने कहा कि सब एलोपैथी से बच जाएंगे। उनकी यूनिट के जो बहुत सारे जो डेयरी इंचार्ज, डेयरी ही डाइड सुनील मित्तल या समबडी सुनील डाइड, व्हाई द कोरोनल कुड नॉट सेव द लाइफ। सो दिस इज ए टोटली इडियोटिक और मूर्खतापूर्ण वक्तव्य है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। राजस्थान के अलवर में जिला प्रशासन टीम ने रामदेव को सरसों की सप्लाई करने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की है। डीएम को इस फैक्ट्री में मिलावट की शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये छापेमारी की गई। जांच के लिए बनाई गई टीम ने पतंजलि को तेल देने वाली फैक्ट्री में सैंपल इकट्ठे किए और उन सैंपल्स को जांच के लिए भेज दिया गया है। जालानी उन्होंने सीएम साहब, गवर्नर साहब और जिला कलेक्टर महोदय को एक कंप्लेंट की थी और उन्होंने कोई एक बड़े ब्रांड हैं उनके ऊपर कुछ आपत्ति की है। वो एक बड़ा स्तर का मामला है। उसमें दूसरा बिंदु था कि खैरतल में एक मिस्टर सिंगानिया की ऑयल मिल है जहाँ से पतंजलि नाम का ब्रांड भेजा जाता है और उसमें कुछ मिलावट या कच्ची जो अपशिष्ट या अशुद्ध पदार्थ हैं उनकी मिलावट करके बेचा जाता है। उसके लिए कलेक्टर साहब ने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी में मैं उपखंड अधिकारी अलवर और औषधि नियंत्रक अलवर और खाद्य सुरक्षा अधिकारी अलवर को नियुक्त किया है। हमने हमारे सहयोग के लिए आयुर्वेदिक ड्रग इंस्पेक्टर को भी लिया है और स्थानीय प्रशासन एसडीएम साहब किशनगढ़वास, नायब तहसीलदार एसएचओ इनको साथ में लिया है। हमने पूरे इस फैक्ट्री मिल का निरीक्षण किया है। बताया गया था कि इसमें केवल पतंजलि का ही होता है, किंतु हमें यहाँ पर एक दूसरा ब्रांड श्री ब्रांड भी मिला है। उसकी भी हम जांच करेंगे। संबंधित जो इसके प्रोपराइटर या प्रबंधक मालिक हैं उनसे कहा गया है कि आप एक ही ब्रांड का बेचते थे या दो का। तो उस संदर्भ में वो जो भी उनके दस्तावेज होंगे, साक्ष्य होंगे, वो प्रकट करेंगे। साथ ही उनसे हमने ऑथेंटिफिकेशन लेटर भी मांगा है। जी, उसकी जांच की है, उसके सैंपल लिए। सैंपल आने के बाद में पता लगेगा कि सैंपल पास होता है, फेल होता है। फेल होता है तो कार्रवाई करेंगे। एक्चुअली शिकायत ये थी कि इनके यहाँ बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन हो रहा है और एडल्ट्रेशन मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, इसलिए इसकी जांच तत्काल कराया जाना जरूरी था। अब जांच के रिजल्ट के बाद में तय होगा। रामदेव का एलोपैथी को लेकर दिया गया बयान अपने आप में मानवता के खिलाफ है। रामदेव के बयान को लेकर सियासत भी हो रही है। अब सुनिए इस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का क्या कहना है।
जो भी पत्र लिखा है उसका समर्थन करते हुए उसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं। जो ये बयान है रामदेव जी का, इसने करोड़ों हिंदुस्तानियों को जो एलोपैथी का सेवन करते हैं, योगा का भी और एलोपैथी का, मैं स्वयं योगा का सेवन करता हूं, योगा 30-35 साल से प्रैक्टिस करता हूं, पर एलोपैथी भी ले। रामदेव का बयान अज्ञानता से भरा हुआ है और उसको उस अज्ञानी आदमी ने जो वक्तव्य दिया है वो कानून का उल्लंघन है, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर जांच होनी चाहिए। और बालकिशन, इसको तो तत्काल गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जिस तरह इसने एलोपैथी पर इल्जाम लगाया है कि क्रिश्चियनिटी बढ़ा रहे, इसको तो गिरफ्तार करके मुकदमा चलाना चाहिए। देखना चाहिए कि इसकी नागरिकता जो भारत की, नेपाल से जब मूल पैदाइश वहां से है, इसकी डिग्री भी देखनी चाहिए। से गुजर रहा है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। इस समय किसी भी को भी बेवजह के वक्तव्य से बचना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे बाबा रामदेव हो या कोई भी हो, हर व्यक्ति को बेवजह के वक्तव्य से बचना चाहिए। जी, आप सुन रहे थे दो नेताओं को, एक डॉक्टर अनुराग भदौरिया जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और दूसरे नेता कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश से आते हैं प्रमोद तिवारी। वो कह रहे थे कि जल्द से जल्द गिरफ्तार होना चाहिए। वहीं रामदेव कहते हैं किसी के बाप में अगर दम है तो रामदेव को गिरफ्तार करें। भैया सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। इसी बात को लेकर मचाए बवाल, क्योंकि एलोपैथी को लेकर जिस तरह से रामदेव के बयान हैं, इसको लेकर आईएमए काफी सख्त और अलग अलग जगहों पर न केवल एफआईआर दर्ज करवा रही है, बल्कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी गई है। जी हां, इसी पर बहस और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ आईएमए दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विनय अग्रवाल और हमारे साथ अरविंद वाजपेयी अधिवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर अग्रवाल, मेरा सवाल आपसे है। डॉक्टर अग्रवाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? या आ रही है, बिल्कुल बताइए। जी डॉक्टर अग्रवाल, मेरा सवाल आपसे है। बाबा कहते हैं, रामदेव कहते हैं, आप लाख शिकायत दर्ज कराएं, एफआईआर दर्ज हो जाए, किसी में अगर दम है तो मुझे गिरफ्तार करे, अरेस्ट करे। देखिए मनीष जी, सार्वजनिक जीवन में जो लोग रहते हैं उनको सभ्य भी रहना चाहिए और उनको मॉडेस्ट भी रहना चाहिए। लाला रामदेव जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, उनकी मन स्थिति और मानसिक स्थिति का आभास होता है। ये सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि किस बाप की हिम्मत है जो मेरे को अरेस्ट कर सके। इस प्रकार की चुनौती देना लाला रामदेव को ना तो शोभित होता है और ना उनको ऐसा करना चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि लाला रामदेव एक रिपीट ऑफेंडर हैं। बार बार आप देखिए, पहली बार उन्होंने जो बयान दिए वो बयान अशोभनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। अब वो बयान क्या थे कि इस एलोपैथिक में कोई, इस मॉडर्न साइंस में कोई किसी चीज का इलाज ही नहीं। उन्होंने कहा ये पैथी दिवालिया है। इस प्रकार के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा इस पैथी में किसी भी चीज का इलाज नहीं। दूसरी बार वो कहते हैं कि 200 डॉक्टर जिनकी मौत हुई, देखिए ना, दोनों वैक्सीनेशन लेने के बाद भी उनको मौत हो गई। इस वैक्सीनेशन का क्या फायदा। तीसरी बात उन्होंने कहा किसी के बाप की हिम्मत है जो मुझे अरेस्ट करके दिखा दे। चौथी बार उन्होंने 25 सवाल पूछने की कोशिश की। एक ऐसा आदमी जो एक क्वालिफाइड आयुर्वेद नहीं है, उसको आयुर्वेदिक की कोई डिग्री नहीं है, वो ऐसा आदमी आज पूरी मॉडर्न साइंस को, सरकार को, आईसीएमआर को और अपने जो हमारा जो टास्क फोर्स ऑफ कोरोना है उस सबको चुनौती दे रहा है खुल के पब्लिक डोमेन में, और ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मेरी बातों का जवाब दो, तुम्हारी पैथी बेकार है, तुम्हारे एसओपीज बेकार हैं, तुमने जो जो चीजें बताई हैं जिसको कि मॉडर्न साइंस के डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब गलत हैं। और इस सब बातों को चुनौती देते हुए आज लाला रामदेव जिस तरीके की बातें कर रहे हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो कहूंगा इस पे हम डिस्कशन ही क्यों कर रहे हैं। ऐसी बातें जो कि एक तरीके से देशद्रोह में आती हैं कि कानून में। आप देखिए ना, आज मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन है, एपिडेमिक एक्ट लागू है, उसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है। जिस देश में अगर माननीय मोदी जी जितना आदरणीय प्रधानमंत्री जिन्होंने हमारे पे पुष्प वर्षा कराई, जिन्होंने तालियां और थालियां बजवाई, और जिन्होंने हम आंसुओं से बनारस में अब उन संवेदनशीलता के साथ
उन मार्टिर डॉक्टर्स के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की 5 दिन पहले। आज एक आदमी खुलेआम आके उन 2000 डॉक्टरों की मौत पे मजाक कर रहा है, उनका उपहास कर रहा है और कहने की कोशिश कर रहा है कि सारा का सारा देश का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये बेकार है, इसका क्या फायदा है। आप सोचिए, सारा देश आज एक ही चीज में लगा हुआ है कि जितनी जल्दी से जल्दी हम कोरोना की वैक्सीनेशन ला सके और सबको वैक्सीन दे सके। शायद यही एक उपाय लग रहा है इस समय इस कोरोना की महामारी से बचने का। और यह भी देखा गया, ये स्टडी है कि 0.06% लोग ही ऐसे हैं जिनको माइल्ड से मॉडरेट बीमारी हुई जो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड थे, जो परसेंटेज बहुत ही मिनिमल है। वो करने के बाद लाला रामदेव का इस तरीके का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो प्रधानमंत्री की हमने चिट्ठी लिखी है। डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर विनय, आपने कहते कहते एक बात कही कि आखिर इस मुद्दे पर हम चर्चा ही क्यों कर रहे हैं, चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैं डॉक्टर विनय, बड़े विनय के साथ आपको ये बताना चाहता हूं, चर्चा इसलिए हो रही है कि जो रामदेव जिस तरह से गलतफहमी और भ्रम फैला रहे हैं और आप जैसे ज्ञानी डॉक्टरों को पैनल पे लाकर भारत के 130 करोड़ लोगों के बीच में ऐसी महामारी के टाइम पर अगर कोई व्यक्ति भ्रम फैलाता है तो उसकी सफाई आप जैसे ज्ञानियों के जरिए कराना यह हमारा नैतिक धर्म है। इसलिए ये बहस और चर्चा है। डॉक्टर विनय, मुझे लगता है आप शायद इस बात से सहमत होंगे। मुझे गलत समझा, नहीं, आपने मुझे गलत समझा। मैं तो साधुवाद दे रहा हूं इस बात को कि आपने इस चैनल पे हम लोगों को बुला के इस बात पे डिस्कशन किया। मैं उस चीज को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं ये चैलेंज कर रहा हूं कि बाबा रामदेव के क्वेश्चंस को जो हम 5 दिन से लगातार एक बात को डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, मैं इस बात को चैलेंज कर रहा हूं कि आप 5 दिन हो गए, सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए। आपके माध्यम से जो इतना प्रोमिनेंट है कि एक इमीडिएटली एक एक्शन लिया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। जी डॉक्टर विनय, मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ खास मेहमान, हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर राम गोपाल दीक्षित जी, हमारे साथ डॉक्टर विनोद शर्मा हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ डॉक्टर हरीश गुप्ता जी, आप सदस्य नेशनल मेडिकल कमीशन, आप भी हमारे साथ हैं, और अरविंद वाजपेयी जी अधिवक्ता के रूप में आप हमारे साथ हैं। जी हाँ आचार्य जी, जी हाँ डॉक्टर राम गोपाल दीक्षित जी, योग आयुर्वेद को ऊंचा दिखाने के लिए ऐसी कौन सी परंपरा या पद्धति कहती है कि आप दूसरी पद्धति को नीचा दिखाएं, वो भी तब जब सारी दुनिया में महामारी हो। दीक्षित साहब, और इसके साथ साथ जब देश का प्रधानमंत्री जिन कोरोना वॉरियर के लिए ताली बजवाता है, वो कोरोना वॉरियर जो वार्ड में पीपीई किट पहनकर 18 घंटे मरीजों की सेवा करते हैं, ऐसे में खुद को योग गुरु कहने वाले रामदेव अगर इन्हें नीचा दिखाते हैं तो क्या समझा जाए दीक्षित साहब? देखिए, मैं एक चीज यहां शेयर करूंगा। वैसे किसी विज्ञान का कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से हमारी आधुनिक चिकित्सा पद्धति, जिसको हम एलोपैथ बोलते हैं, बहुत लंबे समय से योग और आयुर्वेद के नाम का जिस प्रकार से चिकित्सकों ने उपहास किया और जिस तरह से नेचुरोपैथी को लेकर के अच्छा ठीक है, ये सालों में स्वीकृति बढ़ी है। नहीं तो मैं खुद होकर इसका उपयोगी हूँ। बहुत समय तक एलोपैथिक चिकित्सक अरे इसमें क्या है, इसका कोई साइंस नहीं है, ऐसा कुछ करके इग्नोर करते थे। इसीलिए एक तो यहाँ पर है। दूसरी बात यहाँ ये है कि एलोपैथ डॉक्टर्स का सम्मान सभी करते हैं, पूरा भारत करता है, उनके लिए सैल्यूट भी करता है। लेकिन जो विज्ञान का विषय, एलोपैथी विज्ञान के अंदर जो खामियां हैं, की जो कमियां हैं, उनको सभी को स्वीकार करना चाहिए। अच्छाई की तारीफ और जो कमियां हैं उसको स्वीकार अगर करते जाएंगे तो विकास की संभावनाएं रहेंगी, सुधार की संभावनाएं रहेंगी और कोई टकराव नहीं आएगा। टकराव तब आता है जब हम दूसरे को नीचा, खुद को ऊंचा समझते हैं। दीक्षित साहब, आप आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। दीक्षित साहब, आप आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। सरकार ने आयुर्वेद को सर्वविदित मानते हुए आयुष मंत्रालय बनाया है। आप आयुष मंत्रालय के सलाहकार हैं। दीक्षित साहब, मेरा आपसे सवाल है, रामदेव ने जो किया है, एलोपैथी को लेकर जो कहा है, क्या आप उस बयान के साथ खड़े हैं? रामदेव जिस तरह से उपहास उड़ाते हैं उन डॉक्टरों का जो मरीजों की सेवा कर रहे हैं, 18 घंटे पीपीई किट पहनकर सेवा करते हैं, उनको डॉक्टर टर वो ये कहते हैं कि बगैर डिग्री डॉक्टर बनिए,
डिग्री लेकर क्या करेंगे? तो ये सारी बातों के बयान से आप रामदेव के साथ सहमत हैं क्या दीक्षित साहब? किसी से दोबारा बोलिए। डॉक्टर दीक्षित, मेरा सवाल था अभी तक के, क्योंकि मैंने बहुत सारे सवाल, मेरा लंबा था क्योंकि मुझे और भी मेहमानों के पास जाना है, तो मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि रामदेव के जितने बयान आए हैं, क्या आप उन बयानों के साथ सहमत हैं? जी, मैं रामदेव जी ने जो 25 प्रश्न किए हैं उसके साथ मैं सहमत हूं, क्योंकि सत्य अगर कहीं और कोई किसी ने प्रश्न पूछा तो पूछने का अधिकार सबको है और उत्तर देने का अधिकार भी सबको है। जी दीक्षित साहब, हमारे साथ आपके इस सवाल को लेकर जवाब देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल है। डॉक्टर विनोद शर्मा। डॉक्टर विनोद शर्मा, दीक्षित साहब भी रामदेव की बात को दोहरा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं 25 सवाल पूछे गए। डॉक्टर विनोद शर्मा, मेरा आपसे ये कहना है, योग्यता क्या है ये सवाल पूछने की? डॉक्टर विनोद शर्मा। देखिए, जिन्होंने ये सवाल पूछा है ये तो उनसे ही पूछनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो उनके पास कोई योग्यता नहीं है जो इस तरह का क्वेश्चन उस पैथी के लिए उठाए जिसका इतना कंट्रीब्यूशन है। अगर आप देखेंगे तो हमारा फीटल मोर्टेलिटी रेट कहां से कहां आ गया है एलोपैथिक की वजह से। आज हम उस पैथी पे गर्व करते हैं जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसने बढ़ा दी है। तो मैं तो ये कहूंगा ये बाबा रामदेव जी ने सिर्फ अपना, क्योंकि ये इंटरप्रेन्योर ज्यादा है, इन्होंने जो भी किया है वो सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए किया है। ये जो कंट्रोवर्सी खड़ी करी है, जहां आज पतंजलि का जो अगर आप देखेंगे टर्नओवर जो 1000 करोड़ है, लेकिन 10,000 करोड़ का है, लेकिन अगर उसका प्रॉफिट देखेंगे तो आज 200 करोड़ पे आ गया है। तो बाबा रामदेव जी ने जो ये फुर्रा छोड़ा है, मेरे ख्याल से उनको तो ये अधिकार बनता ही नहीं है कि दिल्ली के भारतवर्ष के पूरे क्वालिफाइड डॉक्टर्स, जिनका देश में नहीं विदेशों में बहुत नाम है। हमारे साथ हमारे पैनल में डॉक्टर विनय अग्रवाल हैं जिन्होंने हमारे पैथी का कितना नाम ऊंचा किया है। क्या जी डॉक्टर शर्मा, मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ डॉक्टर हरीश गुप्ता। डॉक्टर हरीश गुप्ता, जैसा डॉक्टर विनोद शर्मा कह रहे थे अभी, डॉक्टर विनय अग्रवाल ने भी कहा, आपको लगता है कि जिस तरह से बात सामने आ रही है और लगातार रामदेव जिस तरह से हमलावर है एलोपैथी को लेकर, इस समय आयुर्वेद की आड़ में वो पतंजलि की बैलेंस शीट मजबूत करने में लगे हैं? डॉक्टर गुप्ता, देखिए, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले कहूंगा, ये रामकिशन यादव जी होते कौन है बात करने वाले? क्या ये आयुर्वेदिक के प्रैक्टिशनर हैं? क्या ये एलोपैथिक के प्रैक्टिशनर हैं? ये एक सिर्फ खामखा हैं, एक जिन्हें कोई अधिकार नहीं है पूछने का। आज एक आदमी बहुत जो इतना सेल्फिश हो जाता है कि अपने ड्रग्स को प्रमोट करने के लिए उसने क्या क्या किया है। मुझे 2 मिनट दीजिएगा, आपसे गुजारिश है। इनको कोई अथॉरिटी नहीं है आयुर्वेद पे बोलने के। ये सिर्फ एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं। इससे ज्यादा इनको कभी इनको अहमियत मिलनी चाहिए थी, ना मिलनी चाहिए। जब किसी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा अहमियत मिल जाती है वो उसको संभाल नहीं पाता, और बाबा का यही हाल हुआ है। ये इनके दिमाग में चढ़ गई है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बाबा, उन्होंने जो हरकत की है, इन्होंने हमारे सारे जो 1000 लोग जिनकी डेथ हो गई है सर्विस करते हुए, उनके लिए कह रहे हैं कि ये बाबा टर शर्म आनी चाहिए इन्हें ये लगता है कि जो अपने को नहीं बचा पाए वो दूसरों को क्या बचाएंगे। इन्होंने हमारे लाखों जो कोरोना वॉरियर्स आज दिन रात आईसीयूज में पीपी किट पहन के सेवा कर रहे हैं, उनका अपमान किया है। हमारे राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री हैं उनके आंसू आ गए। जैसा अभी पहले भी कहा डॉक्टर विनय अग्रवाल ने, उन्होंने हमारे लिए ताली थाली फूल वर्षा की, आंसू बहाए, उनका ये अपमान कर रहे हैं। इन्होंने देश के साथ देशद्रोही की है। जब एक देश में लड़ाई चल रही है कोरोना के खिलाफ, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो भी सेना का अपमान करता है, सेना का मनोबल गिराता है, वो इस देश का दुश्मन है। पूरे वर्ल्ड में भारत के डॉक्टरों ने उसका नाम किया है। आज पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर इंसल्टेड फील कर रहे हैं। एक आदमी इतना सेल्फिश हो सकता है? बस मैं 1 मिनट आपसे लूंगा। इनके खिलाफ हमारे माननीय न्यायालयों से मैं गुजारिश करता हूं आपके माध्यम से कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और ये जो कहते हैं किसी का बाप अरेस्ट नहीं करा सकता, ही इज नॉट अबव लैंड ऑफ द लॉ।
जो जी अब डॉक्टर law of गुप्ता the land हमारे है, साथ उसके हमारे against इनके ऊपर डॉक्टर गुप्ता बहुत सख्त कानून को लेकर विद्रोह का कानून करना कैसे चाहिए। देखेगा? दो इतना- एफआईआर दिल्ली में हो गई हैं, दरियागंज आईपी एक्सटेंशन थाने में। अरविंद वाजपेयी साहब, जी हाँ, आप अधिवक्ता हैं, हमारे साथ है वाजपेयी साहब। वाजपेयी साहब, आप लगातार देख रहे हैं रामदेव के बयान एक के बाद एक, और उसके साथ साथ रामदेव का ये कहना कि आखिर रामदेव ये जानते हैं कि मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, तभी जुबान पर यह आता है कि किसके बाप में ताकत है जो मुझे अरेस्ट कर ले। वाजपेयी साहब, आपको नहीं लगता रामदेव की ये एलोपैथी के खिलाफ एक एंटी एलोपैथी टूल किट है? वाजपेयी जी, देखिए ऐसा है कि रामदेव ने जो बयान दिया है वो उस बयान को बाकायदा विड्रॉ भी कर लिया। जैसे ही आईएमए ने लीगल नोटिस भेजा, उन्होंने उसके आज भी स्टेटमेंट दी, कल भी स्टेटमेंट दी, मैं विड्रॉ करता हूं, और मैंने जो बात कही थी वो कहीं से पढ़ के सुनाई। तो कानून की परिधि में तो चाहे रामदेव हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे नेहल चौकसी हो या कोई भी हो, सब बराबर है। कानून का जहां तक सवाल है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, उसका सेक्शन 54 ये कहता है कि अगर कोई र्यूमर फैलाएगा या मिस इन्फॉर्म करेगा तो सेक्शन 54 में 1 साल की सजा है, और वो बेलेबल ऑफेंस है। तो उसमें क्या होगा? उसमें कैसे अरेस्ट करोगे? उसमें तो होगा नहीं। अब आइए दूसरी तरफ, आईएमए वाले कहते हैं कि आपने डिफेम किया, तो अगर डिफेम किया है तो उसके लिए 2 लॉ है। एक है क्रिमिनल डिफेमेशन का केस फाइल कर सकते हैं, एक सिविल डिफेमेशन का फाइल कर सकते हैं। जहां तक सिविल डिफेमेशन का फाइल करेंगे, वो 1000 करोड़ का दावा करने की बात कर रहे हैं, उसमें सालों लगते हैं डिसाइड होने में, उसमें अरेस्ट होता नहीं। क्रिमिनल डिफेमेशन का केस है, उसमें 499 आईपी। वाजपेयी साहब, एक सेकंड, मैं कानून की परिधि बता दूं जरा सी। वाजपेयी साहब, मैं माफी के साथ आपसे कहना चाहता हूं, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक लेने की मजबूरी है। उसके बाद आऊंगा तो सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। जी हाँ, सभी का ये मानना है, जैसा कि आपने सुना, लोग ये कह रहे हैं कि आयुर्वेद की आड़ में रामदेव पतंजलि की बैलेंस शीट बढ़ाने और मजबूत करने में लगे हुए हैं। जी हाँ, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल बना हुआ है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर अरविंद वाजपेयी साहब, जी हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य रामगोपाल दीक्षित साहब, हमारे साथ हैं डॉक्टर हरीश गुप्ता, डॉक्टर विनोद शर्मा और डॉक्टर विनय अग्रवाल। जी आप वाजपेयी साहब, आप अपनी बात पूरी कर लें, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि रामदेव की जो स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति है, उसके तहत यही लग रहा है कि ये रामदेव की एलोपैथी के खिलाफ एंटी एलोपैथी टूल किट है। टूल किट जितना मैं समझ पाया हूं, किसान आंदोलन के बाद महामारी, तो इसका मकसद होता है कि एक एजेंडा चलाते रहो, किसी को बदनाम करने के लिए आप एजेंडे को वीव करते रहो, यानी कि बिनते रहो। वाजपेयी साहब, देखिए ऐसा है कि रामदेव व्यापार तो कर ही रहे हैं, चाहे चैरिटेबल कर रहे हैं चाहे नॉन चैरिटेबल, कंपनियां तो चला ही रहे हैं। अच्छा, उसमें उत्पादन भी है, उसकी बैलेंस शीट भी बनती है। बैलेंस शीट आप बता रहे हो ठीक करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मेरा उससे मकसद नहीं है। हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि जहां तक कानून का सवाल है, कानून में इतना कड़ा प्रावधान नहीं है कि जो रामदेव को कोई अरेस्ट कर सके। इतनी बात। दूसरी बात यह है कि रामदेव का ये कहना कि किसी के बाप में ताकत नहीं है, ये बदजुबानी है। ये उस स्टेचर के आदमी को वहां से पब्लिक डोमेन में इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। तीसरी बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर रामदेव बाबा की वो कॉरोनल कौन सी दवाई जो बेचते हैं, वो तो उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री से लाइसेंस भी लिया हुआ है उसका। और दूसरी बात यह है कि जो हम कोवैक्सीन लगा रहे हैं, हमारे एलोपैथी में जो कोवैक्सीन लग के डोज लेके लोग बच भी रहे हैं, और वो लोगों के फायदे के लिए है, क्या वो WHO ने अप्रूव कर दी? क्या ये बात सही नहीं है कि जयशंकर प्रसाद जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, बैठे हुए हैं उसको लिस्ट कराने के लिए? तो मेरा कहना ये है, जयशंकर मेनन, वाजपेयी साहब जयशंकर मेनन, जी आई करेक्टेड, आई स्टैंड करेक्टेड, थैंक यू। तो मेरा कहना यह है कि ये कोई लड़ाई का विषय नहीं है। एलोपैथी की अपनी फील्ड है, आयुर्वेदिक की अपनी फील्ड है, और ये भी बात है कि रामदेव कोई डॉक्टर तो है नहीं, वो तो एक योगा गुरु है, और योगा भी कोई पहली बार कोई नहीं सिखा रहा है। याद करिए, पुराने दिनों में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हुआ करते थे। तो योग हम लोगों की विरासत है, लेकिन इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। जी, योगा आज का नहीं है वाजपेयी साहब, भगवान शिव को भी आदि योगी कहा जाता है।
वाजपेयी साहब आऊंगा आपके पास। डॉक्टर हरीश गुप्ता, डॉक्टर गुप्ता, आपने वाजपेयी साहब को सुना। जी हाँ, वो कानूनविद हैं, कानून के जानकार हैं, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। डॉक्टर गुप्ता, उनके मुताबिक तो यह है कि इसमें होना जाना कुछ नहीं है और इसी बात को रामदेव भी बखूबी जानते हैं। ऐसी सूरत में आप लोगों ने 1000 का दावा और उसके साथ साथ जब होना जाना कुछ नहीं है तो ये फिर वही होगा, हो हल्ला होगा और फिर वही आज की बात कल अतीत हो गई। देखिए, मैं कानून के जानकारों की बात को मैं काफी सम्मान देता हूं, लेकिन एक बात देखिए, मुझे भारत की न्याय व्यवस्था पे, भारत के न्यायालय पे बहुत भरोसा है। बाबा रामदेव ने कहा है कि ये तो वैक्सीन लेने के बाद 1000 मर गए, ये औरों को क्या बचाएंगे। ये आज ये तो इनके अस्पतालों में जितने लोग ऑक्सीजन से नहीं मरे, उससे ज्यादा तो इनके इलाज से मर गए। ये डॉक्टर्स को मर्डरर्स कह रहे हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन कर रहे हैं। ये इन्होंने आज तक, इनको मैं अपने आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट और ऑफिस बेरर से करता हूं, वी शुड टेक इट टू लॉजिकल कंक्लूजन। आज कंप्लेंट हुई है, मानहानि के दावे हुए हैं, कल हमारी एसोसिएशन कोर्ट में भी जाएगी। और मैं आज देश के सारे संभ्रांत और सारे पॉलिटिकल और सोशल लोगों से कहता हूं, ऐसे बदजुबान व्यक्ति को, जिन्होंने पूरे देश में सारी वर्ल्ड में जो नाम कर रहे हैं, वर्ल्ड में जो नाम करने वाले डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने लोएस्ट मोर्टेलिटी करी है, 1 साल के अंदर वैक्सीन लगवाई है, इन्होंने वैक्सीन का मजाक उड़ाया है, साइंटिस्ट का मजाक उड़ाया है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कड़े से कड़े कानून होना चाहिए। ना आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को हमसे कोई दिक्कत है, ना हमें उनसे दिक्कत है। ये एक खामखा एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर को जब हमने इतना ओहदा दे दिया, तो इसीलिए इनकी बदजुबानी इतनी बढ़ गई है। कोई आदमी ये कह सके कि अगर कोई सैनिक अगर वॉर के अंदर मर जाए, या कोई पुलिस वाला अगर युद्ध करते हुए कोई अपनी कश्मीर में जान दे दे, तो ये कहेगा कि वो सैनिक इनकॉम्पिटेंट था क्योंकि उसने अपनी जान दे दी। इन्होंने सारे देश के शहीदों का, कोरोना वॉरियर्स का, एक डॉक्टर का, पूरे समाज का अपमान किया। इनके ऊपर कड़े से कड़ा कानून होना चाहिए। डॉक्टर गुप्ता, मैं आपकी भावना समझ सकता हूं। डॉक्टर गुप्ता, उम्मीद है कि इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जी, डॉक्टर गुप्ता, हमारे साथ डॉक्टर विनय अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष आईएमए, हमारे साथ हैं। डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर गुप्ता को आपने सुना। जी हाँ, रामदेव ने जो नुकसान पहुंचाया है, वो नुकसान देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि खराब हुई कि वहां का एक व्यक्ति अपने ही देश में, जो कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, वहीं पर एलोपैथी को लेकर सारी दुनिया जिस पद्धति को मान बैठी है, जिसको लेकर ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि ये रिसर्च और साइंस है और उसके बाद ही इलाज सारी दुनिया मानती है, ऐसी सूरत में विज्ञान का अपमान, देश का अपमान। अब वाजपेयी साहब की माने तो उनका ये कहना है कानून में ऐसा कोई कड़ा प्रावधान नहीं जिसके तहत रामदेव पर कोई कार्रवाई हो सके। आईएमए कैसे आगे बढ़ेगा, डॉक्टर अग्रवाल? देखिए मनीष भाई, डॉक्टर हरीश गुप्ता ने जो कहा वो एक जनता का, मेडिकल प्रोफेशनल्स का, हेल्थ केयर वर्कर्स का आक्रोश और एंगर है। और ये एंगर सारे देश में यूनिफॉर्मली है। देश के कोने कोने से आवाज उठ रही है कि ये जो जिस तरीके की इन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं, वो शब्द निंदनीय हैं और नहीं होने चाहिए। आपने जहां तक सवाल किया, मैं वाजपेयी जी के बातों से, क्योंकि मैं लीगल लिमिनरी नहीं हूं, वाजपेयी जी को ज्यादा इसका आभास है। हमारा इशू ये नहीं है कि क्या वो अंदर हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते हैं। हमारा इशू ये है कि देश में मेडिकल प्रोफेशन में जो आक्रोश है और जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने हम लोगों को उत्साहित करने के लिए जो कदम उठाए थे, और आज संसार में अग्रणी बनकर एक नेता के रूप में वो सामने आए कोरोना की लड़ाई में, चाहे वो विदेशों को वैक्सीन का सवाल हो, चाहे इलाज में संबंधित हो, चाहे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें हमें मदद कराने की बात हो, उस सब में अग्रणी रूप से सामने आए हैं। पहली बार देश का प्रधानमंत्री ऑक्सीजन अरेंज करने में लगा हुआ है। पहली बार देश का प्रधानमंत्री दवाइयों को रेगुलेट कर रहा है। आज ऐसा नेता आज जब हमारे पास है, उस प्रकार के नेता को खुली चुनौती देना, एक इस प्रकार के आदमी को जिसने इज्जत एक योगा के थ्रू पाई है, अनएजुकेटेड है और जिसको कि आयुर्वेद का ज्ञान भी नहीं है। मैं दीक्षित जी के साथ उनका आदर करता हूं, लेकिन मैं दीक्षित जी से यह भी पूछना चाहूंगा, क्या वो आयुर्वेद को रिप्रेजेंट करते हैं? क्या वो आपकी काउंसिल में एज आयुर्वेदाचार्य रजिस्टर्ड हैं? क्या वो क्वालिफाइड है इस तरीके से आयुर्वेद के नाम को खराब करने के लिए? आयुर्वेदिक और हमारी कोई एलोपैथिक और आयुर्वेदिक की कोई लड़ाई नहीं है दीक्षित साहब। हमारी तो हम दो भिन्न पैथी है, लेकिन मैं आदर करता हूं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आयुर्वेदा की आदर करती है,
कि आयुर्वेदा एक एंशियंट मेडिसिन है, एक एंशियंट पैथी है। हमारे पुराने ज्ञानी लोग जो थे, ऋषि लोग जो थे, वो इस पैथी को लाए हैं। इसी से मॉडर्न मेडिसिन आगे बढ़ी है। जी अग्रवाल साहब, दीक्षित साहब से, डॉक्टर दीक्षित से जवाब ले लेते हैं। जी आप अपनी बात पूरी कर लें। जी, मॉडर्न मेडिसिन का आप ज्ञान देखिए कि 1947 में 42 साल हमारी एवरेज एज थी, आज 69 ईयर्स एवरेज एज है। ये जो एवरेज है, इसमें मॉडर्न मेडिसिन ने भी पार्टिसिपेट किया है, उनका भी योग है। आज सडनली एक आदमी अपने बिजनेस इंटरेस्ट को सामने रखते हुए खुलेआम चुनौती दे सरकार को, आईसीएमआर को, हमारे टास्क फोर्स को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को, मेडिकल प्रोफेशन को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, ये कह के कि ये सब नकारा हैं, इनकी नॉलेज कोई नॉलेज नहीं है, ये एक दिवालिया साइंस है, स्टूपिड साइंस है। और ऐसे शब्द में अगर मैं कोई मुझे ये आके कहे कि इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता, तो मैं इसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं। डॉक्टर अग्रवाल आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर दीक्षित आपने डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर गुप्ता को आपने सुना। जी हाँ, क्या किसी एक योग के जानकार को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल और इस तरह से अपनी पद्धति को सुप्रीम यानी कि वर्चस्व दिखाई देने के लिए, बताने के लिए दूसरी पद्धति को नीचा दिखाना, स्वास्थ्य कर्मियों का अपमान करना, एक ऐसी पद्धति जो दुनिया में प्रचलित है, जो सर्वमान्य है, सर्वविदित है, इस तरह से उससे बदनाम करने का काम जो रामदेव ने किया है, आपको लगता है उन्होंने सही किया है? दीक्षित साहब। डॉक्टर दीक्षित, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हमारे साथ डॉक्टर विनोद शर्मा। जी हाँ विनोद जी, मेरा सवाल आपसे। विनोद जी, आयुर्वेद के प्रेम की आड़ में पतंजलि की बैलेंस शीट को मजबूत करो, जी हाँ, विज्ञान को झूठा दिखाकर अपनी कोरोनिल को प्रचलित करो, उसका व्यापार बढ़ाओ, यही एक मंशा दिख रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, कोई शक नहीं है इस बारे में। बाबा रामदेव की यही मंशा है और इसी में मुझे कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ये बदनाम होकर कहीं ना कहीं ये कोरोनिल को कंट्रोवर्सीज में डालना चाह रहे हैं। मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ बाबा जी। ये तरीका नहीं होता। तरीका ये होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आयुष मिनिस्ट्री ने उसको पास किया है, अगर आपको लगता है तो वो दूसरी पैथी का या उस दूसरे प्रोडक्ट को आप डिमोरलाइज करके या उसको नीचे दिखा के या दूसरी पत्ती को नीचे दिखा के आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इसमें। बाबा रामदेव जी को मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये बिजनेस, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। जहां तक डॉक्टरों का सवाल है लीगल, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि लीगली जैसा भी होगा हम इसको आखिरी दम तक फाइट करेंगे। हमें भारत की न्याय प्रणाली पे पूरा विश्वास है और बाबा के रामदेव के इस भाषण से, इस वक्तव्य से हम डॉक्टर को बहुत हाथ हुआ है और ये आत्मसम्मान की लड़ाई है। मनोबल भी गिरा है। डॉक्टर विनोद, मनोबल भी गिरा है उन लोगों का जो वॉरियर स्वास्थ्य कर्मी जो फ्रंट में लड़ाई कर रहे हैं। जैसा डॉक्टर हरीश गुप्ता ने कहा कि इस समय वो सैनिक के रूप में हैं। जी हाँ, कोरोना अदृश्य और बहरूपिया है, वो पता नहीं चलता कहां से आ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद अपनी जान को जोखिम में डालकर अगर डॉक्टर, जी हां, डॉक्टर देवता के रूप में, बच्चन साहब ने भी कहा था कि मंदिर भले ही बंद हो, अगर आपको भगवान देखना है तो वो आपको अस्पतालों में मिलेंगे। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर दीक्षित आप अपनी बात पूरी करें तो मुझे ये देश का सवाल खत्म करना है। डॉक्टर दीक्षित जी, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। सम्मान सभी का होना चाहिए और शब्दों पर संतुलन भी बहुत जरूरी है, लेकिन प्रश्न पूछने का अधिकार सभी को है। कोई भी व्यक्ति प्रश्न कर सकता है। और जहां तक बात है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आप बोलिए डॉक्टर दीक्षित, आपकी आवाज आ रही है। प्रश्न पूछने का अधिकार किसी को भी है। प्रश्न पूछने के लिए आवश्यक नहीं किसी योग्यता का रहना, क्योंकि हम सभी उपभोक्ता हैं। जिससे भी हम किसी के भी उपभोक्ता हैं, किसी चीज का उपयोग करते हैं, उसको प्रश्न करने का अधिकार किसी डॉक्टर दीक्षित, डॉक्टर अग्रवाल ने आपसे एक सवाल पूछा था। दीक्षित साहब समय कम है। एक सवाल जो डॉक्टर अग्रवाल ने आपसे पूछा था,
एक दीक्षित लंबे साहब, समय से क्या उसको रामदेव जिस प्रकार आपके से आयुर्वेदिक धकेला काउंसिल गया, के जिस प्रकार सदस्य उसको हैं? उपेक्षित किया क्या रामदेव आयुर्वेदिक इस काउंसिल के सदस्य बड़े हैं? समय ये डॉक्टर अग्रवाल ने सवाल पूछा था दीक्षित साहब आपसे। भारत सारी चिकित्साओं को भी पीछे धकेला गया। तो इसीलिए जी आज एक वक्त है, आज वक्त नहीं सभी विज्ञानों को ऊपर लाने का, लेकिन एक दूसरे का सम्मान बहुत आवश्यक है। इस बात को मैं कहूंगा, लेकिन प्रश्नों का जवाब, प्रश्न पूछना ये सभी का अधिकार है। कोई कॉमन मैन भी डॉक्टर दीक्षित, अरविंद वाजपेयी जी, डॉक्टर विनोद शर्मा, डॉक्टर हरीश गुप्ता, डॉक्टर अग्रवाल, जी हाँ, आप लोग देश के सवाल के कार्यक्रम में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, लोगों के बीच जो गलत फहमी रामदेव ने फैलाई, आपने उससे साफ करने की कोशिश की। जाते जाते मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, जितना मैंने पढ़ा और समझा है, योगी को हमेशा सरल, सहज, सजग और सौम्य होना चाहिए। रामदेव क्या हैं, ये आप खुद तय कर लें। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।